यदि समांतर चतुर्भुज की यदि समांतर चतुर्भुज की यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं किन्हीं दिए गए दो सदिशों को प्रदर्शित करे दो सदिशों को प्रदर्शित करे दो सदिशों को प्रदर्शित करे तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला उनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसके परिणामी सदिश को उसके परिणामी सदिश को उसके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है उसके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। इंग्लिश लिखना इफ टू वेक्टर आर represented by two adjacent side of a parallelogram two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction ब्रैकेट में लिख लेना ज्वाइन टेल टू टेल ब्रैकेट बंद then the resultant is given by the diagonal of parallelogram in magnitude and direction starting from common intersection of two vector लिखे। अब देखना इस रूल को समझते हैं। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये है बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर। तो बोलता है कि
दो सदिश जो है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड या समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को दर्शाते हैं, तो जो इसका तीसरा साइड या इसका परिणामी होगा, इसके कॉमन पॉइंट से, इसका जो पॉइंट है टेल से टेल मिलना चाहिए, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, थीटा। बोलो। तो ये बोलता है कि इसका जो ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और परिणामी जो है इनके कॉमन पॉइंट से निकलना चाहिए, वेक्टर आर। ठीक है, तो ये आर क्या है, ये आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए और बी का क्या है, मैग्नीट्यूड। लेकिन वो बोलता है कि इसको पैरेललोग्राम से बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम बनाते हैं। कैसे, क्या करते हैं हम लोग, इसके साइड्स को जो है थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो देखना क्या करते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो क्या ये तुम्हें समांतर चतुर्भुज नहीं नजर आ रहा है? तो वो बोलता है कि अगर दो वेक्टर समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को रिप्रेजेंट करें, तो इसका जो परिणामी है इनके बीच या कॉमन इंटरसेक्टर से निकलता है, तो ये है आर। और ये जो है एंगल, अगर हम लोग इस एंगल की बात करें तो हम लोगों को डायरेक्शन भी चाहिए, तो ये जो होता है इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। ये अल्फा क्या होगा, ए से एंगल किसका, मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट आर का, क्योंकि जो थीटा है वो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है, लेकिन जो अल्फा है वो रिजल्टेंट आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल है। तो रिजल्टेंट आर और बी के बीच का एंगल क्या होगा, टोटल एंगल थीटा, ये अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। अगर मान लेते कि ये कोण 90 है, ये 30 डिग्री, तो ये कितना होता, 60 डिग्री। तो अगर ये अल्फा है, टोटल थीटा है, तो थीटा माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, आर और बी के बीच का एंगल, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, बीटा। तो ये बोलता है कि हमें इससे इसको समझाइए। तो हम इसको देखोगे तो एक्चुअल में ये समांतर चतुर्भुज नहीं, ट्रायंगल लॉ ही होता है, या त्रिभुज का नियम ही होता है। कैसे, देखना, हम वेक्टर का जो है पैरेलल शिफ्टिंग कर देते हैं, तो क्या वेक्टर बी को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर बी, लेकिन वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया था, इसका जो ये है हेड और इसका टेल क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए या ज्वाइन होना चाहिए। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट, ये ट्रायंगल लॉ नहीं हो गया। या इस ए को शिफ्ट कर दो इधर, बोलो, अगर इसको शिफ्ट कर देंगे ए को इधर, तो ये भी तो एक ट्रायंगल ही हो गया। तो ओवरऑल बोले तो ये भी ट्रायंगल लॉ ही है। बस वो क्या बोलता है कि इसको समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करके बताना है। तो पैरेललोग्राम में हम लोग कुछ नहीं करते, जो भी हमारा वेक्टर ए और बी है उनके बीच से मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट निकलता है। जबकि ट्रायंगल में क्या होता था, ए का हेड बी के टेल से, और फिर इसका टेल इसके, सॉरी इसका टेल इसके हेड से और इसके टेल से अटैच होता था, वही हमारा रिजल्टेंट आता था। उसमें ऐसा करते थे। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों के बीच से निकल करके आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट। यहाँ पे जो रिजल्टेंट आर है वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट। इसके अगर डायरेक्शन की हम लोग बात करें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, क्योंकि हम लोग जो भी डायरेक्शन बताएंगे हमेशा ए वेक्टर को ही लेकर के बताएंगे। बी से पूछेगा तो क्या करेंगे, जो थीटा है उसमें से अल्फा को माइनस कर देंगे। बोलो। तो ये होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो ये जो आर वेक्टर है इन दोनों के बीच से निकलना चाहिए, ऐसा वो बोलता है। समझे? तो एक्चुअल में देखोगे तो ट्रायंगल ही होता है, बस पैरेलल शिफ्टिंग कर दो हो जाएगा काम। तो इसको लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं।
एक सदिश ए का परिमाण एक सदिश ए का परिमाण 10 इकाई 10 इकाई व दिशा पश्चिम है, वह दिशा पश्चिम है। तथा दूसरे वेक्टर बी तथा दूसरे वेक्टर बी का भी परिमाण 10 इकाई दूसरे वेक्टर बी का भी परिमाण 10 इकाई व दिशा दक्षिण है। दिशा दक्षिण है तो परिणामी व दिशा परिणामी व दिशा पश्चिम से ज्ञात कीजिए। परिणामी व दिशा पश्चिम से ज्ञात कीजिए। नीचे लिखना नंबर फर्स्ट। नंबर फर्स्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नंबर फर्स्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नंबर सेकेंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख चुके? करो सॉल्व। हाँ बता दे रहे हैं। देखना आजा, जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमने क्या बोला कि दो वेक्टर हैं जिनकी वैल्यू हमें कितना दिया था 10 यूनिट। मतलब उसने इसका मैग्नीट्यूड दिया है, परिमाण दिया है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखें या सीधे ऐसे लिख दें? दोनों सेम चीज है, बोलो। क्योंकि वो क्या बोला, इकाई, यानी कि वेक्टर वेक्टर नहीं है, सीधे उसने ऐसा मान दे दिया है। बोला है ना कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 10 यूनिट। तो तुम्हें मैग्नीट्यूड दिया है यानी परिणामी का मान दिया है, ए वेक्टर की वैल्यू नहीं दिया है, उसका मैग्नीट्यूड दिया है। तो ए 10 यूनिट, बी कितना है 10 यूनिट। अब देखना हम क्या करते हैं, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इधर है वेक्टर बी और इधर है वेक्टर ए। बोलो, इसकी वैल्यू उसने दिया था कितना 10 और इसकी भी वैल्यू उसने दिया है कितना 10। मैग्नीट्यूड की वैल्यू दिया है, यह ध्यान रखना, उसमें लिखा है कि एक सदिश ए का परिणामी 10 इकाई है, बोला है ना। तो मैग्नीट्यूड उसने बोला है, तो ये 10 ये भी 10। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने बोला कि अगर दो वेक्टर है किसी थीटा एंगल पे, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके कॉमन इंटरसेक्शन या कि फिर बोले इन दोनों के टेल टू टेल जहां पे ज्वाइन है वहां से निकलेगा परिणामी। तो हम क्या करते हैं, इसके यहां से परिणामी को निकाल देते हैं, रिजल्टेंट आर। ठीक है,
तो ये आर हो गया। तो क्या हम इसको पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं? बोलो। तो हमने बना दिया। अब देखोगे तो ये 10, तो हमने बोला कि वेक्टर को तुम लोग शिफ्ट कर सकते हो, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। कैसे? पैरेलल शिफ्टिंग हमने बताया था। तो क्या करते हैं, हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता है, इसकी और इसकी पता नहीं है। क्या इसको उठा करके यहाँ पे रख दें? बोलो। अगर इसको उठा करके यहाँ रख देंगे तो ये भी क्या हो गया, वी वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी है? 10। भाई अगर ये बी वेक्टर है, हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये भी बी वेक्टर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो अब देखोगे, और हमने इसको क्या बोल दिया था? अल्फा। तो हमें आर की वैल्यू चाहिए ना, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। ये आधार, ये लंब, तो ये कर्ण। कर्ण की वैल्यू चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। बोलो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो। कर सकते हैं। ए का वैल्यू 10 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 10 का स्क्वायर, तो 10 10 कितना हो जाएगा? 100 और 100 200, तो कितना आ जाएगा? 200। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 इंटू 2। बोलो। तो इसको हमने क्या कर दिया? रूट। बोलोगे ये क्यों कर दिए? क्योंकि इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आर वेक्टर इक्वल 10 रूट 2। ये समझ आया कि नहीं आया? भाई ये 200 है, 200 को हम लोग 10 गुणे 10 गुणे 2, 10 गुणे 10 कितना? 100, 100 दूना 200। तो 10 कितना बार है? 2 बार, तो 10 को क्या कर लेंगे? बाहर ले लेंगे, 10 हो गया बाहर। अकेला कौन बचा? 2, तो क्या हो गया? रूट 2। तो आर की वैल्यू कितनी है? 10 रूट 2। अब हमसे डायरेक्शन पूछ रहा है, दिशा क्या होगी। हमसे क्या पूछा है? डायरेक्शन। तो हमसे यही तो पूछा था क्वेश्चन में, हमसे क्या पूछा है? ए प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, तो हमसे डायरेक्शन वो पूछ रहा है कि डायरेक्शन इसकी क्या होगी। तो डायरेक्शन इसका क्या आएगा? बोलो। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अल्फा से। तो हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में? लंब दिया है, आधार दिया है। तो क्या टेन अल्फा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार। ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू 10, बेस की वैल्यू 10, तो ये हो गया 10 अल्फा। 10 से 10 कैंसिल, कितना बचा? 1। यहाँ पर लिख सकते हैं 10 अल्फा बराबर 10 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसको काटने पे कितना आया था? 1, और एक वैल्यू किसकी होती है? 10 45 डिग्री की। तो 10 से 10 कैंसल, अल्फा कितना आ गया? 45 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इसका डायरेक्शन होगा वेक्टर ए से 45 डिग्री होगा। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर ए से कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो वेक्टर ए से 45 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 45, तो ये भी कितना होगा? 45। इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना था? 90 डिग्री। इसका रिजल्टेंट जो है इनके बीचों बीच आएगा, 45 इधर और 45 इधर। आगे देखना, ये तो क्वेश्चन को हल करने का, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो क्वेश्चन और डायग्राम है वो क्या बोलता है कि एक वेक्टर ए है जो डायरेक्शन किधर है? वेस्ट, यही बोला था। दूसरा वेक्टर बी जिसकी डायरेक्शन किधर है? साउथ। तो एक्चुअल में जो हमारा डायग्राम होगा क्या वो ऐसे होगा? इधर है वेक्टर बी,
और इधर है वेक्टर, सॉरी इधर है वेक्टर बी और इधर है वेक्टर ए। इसकी वैल्यू 10 और इसकी भी वैल्यू 10। तो रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, इनके बीच में आएगा ये आर। अल्फा कितना लाए थे हम लोग, 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। तो हमारे पास ये वैल्यू या ये वैल्यू कितना हो जाएगी 10 और ये भी 10। तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी 10√2। ये तो पहला क्वेश्चन था, क्या कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गया 10√2 आर, यही आएगा ना 10√2। फिर उसके बाद उसने बोला a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा जो डायग्राम है ये तो बस तुम्हें बताया था, डायग्राम एक्चुअल में ये होगा क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है वेस्ट और ये क्या है साउथ, उसने तुम्हें डायरेक्शन दे रखा है क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास इसको हम लोग हटा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जो उसने डायरेक्शन दिया है हमें हम लोग उसी से कर देते हैं। तो ये तो बस तुम्हें एक आइडिया दे रहे थे कि ऐसे करना है। तो हमें जो डायरेक्शन दिया है वो दिया था ये और ये, तो यहाँ से हम लोगों ने आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ से कितना आ गया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इधर आर वेक्टर का स्क्वायर। तो इसको हमने कितना लिख दिया था 200 और रूट, तो इधर कितना आ गया आर वेक्टर, तो आर वेक्टर कितना आ जाएगा 10√2, ठीक। 10 अल्फा ये कितना था, 10 अल्फा को हमने क्या बोला आधार, सॉरी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये कितना है 10/10, आ कितना गया 1। तो 10 अल्फा बराबर 10 45 डिग्री, तो 10 से 10 कैंसल, अल्फा कितना आ गया 45 डिग्री। तो डायरेक्शन हमारा आ गया 45 डिग्री। वो डायरेक्शन तुम्हारा कहाँ से पूछा था, वेस्ट से पूछा था ना। तो वेस्ट से रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना होगा 45 डिग्री साउथ, तो ये आर का डायरेक्शन कितना आ गया 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट यानी पश्चिम से दक्षिण की ओर। हिंदी में क्या बोलेंगे 45 डिग्री पश्चिम से दक्षिण की ओर। तो ये हमसे डायरेक्शन बोल दिया, तो हमने डायरेक्शन निकाल दिया ये अल्फा। तो अल्फा उसने जो बोला था यहाँ पर भी लिख देते हैं, अल्फा क्या होगा साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट हिंदी में बोल सकते हैं पश्चिम से दक्षिण, बोल सकते हैं, बोलो। तो 45 डिग्री पश्चिम से क्या होगा दक्षिण, तो ये है पश्चिम 45 डिग्री किधर साउथ की ओर, तो हमने 45 डिग्री कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 10√2। अब हमारे पास अगला जो पूछा था वो क्या पूछा है ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये तो फर्स्ट का आंसर था क्या ए प्लस बी, ठीक है। अगला हमसे जो पूछा था वो ये बोला था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब वेक्टर बी जो है वो क्या है माइनस, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर बी जो माइनस बोला है इसका मतलब कि बी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो ये वेक्टर बी नीचे है, अब इसको क्या कर दे ऊपर, तो इधर क्या हो गया वेक्टर बी, ये भी कितना 10, बोलो। तो अब इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा इधर कहीं, तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट। तो 45 तो ये भी सेम ही होगा 45, बोलो। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट ये वेक्टर ए माइनस बी पूछा है, तो आर तो अभी भी वही लिखेंगे ना, आर वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, बोलो भाई ए माइनस बी बोला है ना, तो हम लोगों ने माइनस बी किया है। तो हमने जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस
माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा प्लस का 10। तो फाइनली आंसर हमारा फिर से वही आ गया 200 इक्वल 10√2 आर वेक्टर। सेम वही आया फिर से कितना 10√2। तो 10√2 आया, लेकिन इस बार डायरेक्शन इधर चली गई कितना 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या पश्चिम से 45 डिग्री उत्तर की ओर। तो ये जो आंसर है यहां पर हम लोग उसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है। बीटा इक्वल ये कितना 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ सॉरी वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, उत्तर से नहीं सही है, नॉर्थ ही रहेगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे 45 डिग्री पश्चिम से, 45 डिग्री पश्चिम से उत्तर। तो हम लोग इधर ही तो जा रहे थे, यहां से 45 डिग्री किधर उत्तर की ओर। तो यही तो हमसे क्वेश्चन बोला था कि a प्लस बी कितना होगा, तो वो होगा कितना 10√2, डायरेक्शन क्या होगी साउथ ऑफ वेस्ट, कितना 45 डिग्री। a माइनस बी कितना होगा, वो भी होगा 10√2, डायरेक्शन क्या होगी पश्चिम से उत्तर की ओर, कितना 45 डिग्री। तो ये हो गया डायरेक्शन इधर और ये हो गया डायरेक्शन इधर। दोनों रिजल्टेंट के बीच में भी एंगल अभी भी कितना रहेगा 90 डिग्री। बोलो कर लोगे तो लिख लो। तो देखना जो बोलता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या सदिशों का बहुभुज नियम, ये बोलता है कि अगर n वेक्टर हैं तो उनको हम लोग पॉलीगन के या बहुभुज के साइड्स में एक सीक्वेंस में रखें। सीक्वेंस मतलब एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल। तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकलता है, तो हमने ले लिया कि एक वेक्टर यहाँ पर हमारे पास a है, दूसरा वेक्टर हमारे पास यहाँ पर b है, तीसरा वेक्टर हमारे पास यहाँ पर c है। तो इन सभी का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये क्या हो गया रिजल्टेंट r। तो यहाँ से लिख सकते हैं r वेक्टर इक्वल a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो वो बोलता है कि अगर n वेक्टर है तो उन सभी को एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट करें। सीक्वेंस मतलब इसका हेड इसका टेल, इसका हेड इसका टेल, लेकिन जो रिजल्टेंट है ये इनके सीक्वेंस का अपोजिट होगा। तो हमने अपोजिट कैसे बताया था, देखो इन सभी को ऐसे लेके जाओ तो जो रिजल्टेंट है वो कैसा होगा, सॉरी ये ऐसे होगा, ये रिजल्टेंट ऐसे होगा। तो देख रहे हो ये ऐसे गया फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये ऐसे ही तो जा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट है आर ये क्या है ऐसे, यानी इधर से। तो इसका हेड इसका टेल, इसका हेड इसका टेल, लेकिन इसका हेड और रिजल्टेंट का हेड दोनों क्या होना चाहिए एक जगह। तो रिजल्टेंट ऐसे हम लोग निकालते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या सदिशों के योग का बहुभुज नियम। अब उसके बाद हम लोग जो इसका रिजल्टेंट है आर, कौन रिजल्टेंट आर, इस आर की हम लोग क्या देख रहे हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ रिजल्टेंट। यानी कि जो आर आया है इस परिणामी का गुण क्या होता है। तो पहला जो रूल है वो क्या बोलता है, फर्स्ट रूल वो बोलता है कि जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको हम लोग ऐसे भी कर दे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो वेक्टर हैं और हम लोग इनको क्या करें a प्लस बी और दूसरे को क्या कर दें b प्लस ए, अगर ऐसा कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बोलता है जो वेक्टर एडिशन है वो
कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। हिंदी में क्या बोलते हो? क्रम विनिमय नियम। मतलब क्रम का हमने विनिमय कर दिया, पहले ए से बी जोड़े थे, अब बी से ए जोड़ दिए, तो क्या हो गया? क्रम का विनिमय। क्रम को क्या कर दिया हम लोग? जो ऑर्डर था उसको एक्सचेंज कर दिए, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए कर दो, उससे वेक्टर एडिशन यानी आर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सदिश का परिणामी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पालन करता है। इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ ए कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा रूल अगर इसका देखें तो सेकेंड जो रूल है आर, रिजल्टेंट या परिणामी का, ये बोलता है कि हमारे पास मान लेते हैं कि तीन वेक्टर हैं। क्या क्या? वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो बोलता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को हम लोग अगर ऐसे कर ले, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब पहले ए और बी को ऐड किए, उनका जो भी वैल्यू आया उसमें सी को ऐड कर दिए, या पहले बी और सी को ऐड किए, जो भी आंसर आया उसमें ए को ऐड कर दिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब चाहे ए बी साथी हो जाए या बी सी साथी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सहचर्य नियम। मतलब साथी बदल देने से रिजल्टेंट आर नहीं बदलता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य नियम का पालन करते हैं। मतलब इसको किसी के साथ एसोसिएट कर दो, यानी ए प्लस बी एसोसिएट कर दो या बी प्लस सी एसोसिएट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आर जो पहले आएगा, ए प्लस बी को सी में ऐड करेंगे तो वो बाद में भी वही आएगा जो बी प्लस सी को ए में ऐड करने से आएगा। तो ये बोलता है कि अगर तीन वेक्टर या उससे ज्यादा है तो उनमें से किसी दो को एक साथ जोड़ के उसका जो भी वैल्यू है उसको तीसरे में जोड़ो, तो उनका जो रिजल्टेंट आर है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर एडिशन ऑफ ए एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में बोलते हैं सदिश का परिणामी सहचर्य नियम का पालन करता है। मतलब जो इसका साथी है उसको अगर बदल दे तो परिणामी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो आर जो आना चाहिए वो यहाँ पर भी वही आएगा और यहाँ पर भी वही आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सदिश का परिणामी, सदिश का परिणामी सहचर्य नियम, सहचर्य नियम का पालन करता है। बोलो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेक्टर एडिशन ऑफ ए एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, कैसे ये होता है इसको भी हम लोग देख लेंगे, और ये कैसे होता है इसको भी समझ लेंगे। पहले इतना तुम लोग समझ गए तो इसको लिखो, ठीक है? फिर इसको हम प्रूफ करके दिखा देंगे क्यों ऐसा होता है।
को देख लेते हैं ये कैसे होता है। तो हमने क्या किया कि हम लोग यहाँ पर दो वेक्टर है आर इक्वल, या बी प्लस ए लिख दो या आर इक्वल ए प्लस बी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा वो देखते हैं। तो देखना हमने क्या बोला कि हमारे पास दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर बी और ये एक वेक्टर ए। तो इसका रिजल्टेंट इसके कहीं बीच में आएगा आर वेक्टर। बोलो, अगर इसको हम लोग इससे ऐसे मिला दें और इसको इससे ऐसे मिला दें तो ये क्या बन गया? पॉलीगॉन या समांतर चतुर्भुज। तो क्या हम लोग इसको पैरेलल शिफ्ट करें तो ये क्या ए वेक्टर हो सकता है? भाई जो ये है वही है, इसको उठा के यहाँ रख दो तो ये क्या बी वेक्टर बन सकता है? अब देखना, अगर हम लोग इसको लेके चल रहे हैं तो ए प्लस बी इक्वल आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इक्वल ए प्लस बी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया आर वेक्टर इक्वल ए प्लस बी वेक्टर। अगर हम लोग इस तरफ से चलते हैं तो ये क्या है? पहले बी आ रहा है फिर ए, तो क्या यहाँ पर रिजल्टेंट आर वेक्टर इक्वल लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो जब हम लोग इधर से ऐसे चले तो हमारे पास बी प्लस ए आया, इधर से जब चले तो ए प्लस बी आया। क्या आर में कोई फर्क हुआ? आर अभी भी वही लाइन है जो पहले थी, यानी कि आर नहीं बदला। तो वही तो हम लोग बोल रहे थे कि ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, उससे रिजल्टेंट आर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो ये आर कहीं शिफ्ट होता, या अपवर्ड या डाउनवर्ड, या ऊपर या नीचे, कहीं ना कहीं होता, लेकिन उसी लाइन पे अभी भी है। इसका मतलब कि ए प्लस बी कर दे या बी प्लस ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा रूल, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखना, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर हमारे पास है ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, और तीसरा वेक्टर है हमारे पास सी। ये तीन वेक्टर, और जो इनका रिजल्टेंट है ये आर। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से मिला दिया, तो हमारे पास तीन वेक्टर है ए बी सी। तो जब तीन वेक्टर है ए बी और सी, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए और बी का रिजल्टेंट यहां से निकलेगा? बोलो, ए और बी का रिजल्टेंट यहां से निकलेगा, लेकिन इसका हेड भाई इसका टेल होना चाहिए। तो क्या ये आर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो सकता है? भाई ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज का नियम, यही तो बताए थे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट यहां से आएगा तो ये एक त्रिभुज हो गया या ट्रायंगल। तो आर वेक्टर इक्वल क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखोगे तो ये जो भी है इसको इसमें ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा? आर। ये तो है ए प्लस बी, अभी साथी क्या है? ए प्लस बी। अभी साथी क्या है? ए प्लस बी। अगर हम इसको ऐसे कर दे, ठीक है, इसको ऐसे कर दे तो क्या ये रिजल्टेंट नहीं है? बी और सी का रिजल्टेंट नहीं हो जाएगा? बी सी का रिजल्टेंट यहाँ पर ये आर वेक्टर क्या आ जाएगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा। फाइनली फिर जोड़ेगा कौन? ए। तो देखोगे ए, ये फिर उसके बाद यहां से ऐसे, फिर ये आर, तो इसको हम लोग बोलते रहे आर डैश। तो ए वेक्टर यहां तक आया, फिर इधर चले गए तो हमें क्या मिला? बी प्लस सी, यानी यहाँ पे साथी क्या है? बी प्लस सी, यानी ब्रैकेट में कौन है? बी प्लस सी। तो यहां से ए, दूसरा जो हमारा साइड्स है या भुजा है वो क्या होगा? बी प्लस सी। तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया? अलग अलग देखोगे तो एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, ठीक है, और ये इसका रिजल्टेंट। इसको हमने क्या लिखा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये था ए और ये था
इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसे है, ये ए वेक्टर और ये सीधे ऐसे बी प्लस सी वेक्टर, और ये जो है अब इसका रिजल्टेंट आर डैश, ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी का वेक्टर, और ये है ए वेक्टर। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम, भाई इसमें चले तो हमें क्या मिला, ए अकेला था, साथ में कौन हो गया बी प्लस सी, हमने यही तो बोला यहां से चले ए, फिर इस पर जब नीले वाले लाइन पे चले तो क्या मिला बी प्लस सी, आ गया क्या रिजल्टेंट आर डैश। तो हमें यही तो मिलेगा ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, क्योंकि बी प्लस सी को हम लोग पहले ही ऐड कर दिए हैं। उसी तरीके से इसको हम लोग देखें तो ये यही तो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमने कर दिया ऐड, तो हमारे पास जो ये है यहां से ऐसे चले फिर सी को ऐड कर लिए, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो गया आर डैश। क्या आर डैश हर बार वही आएगा, चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जब हम लोग ऐसे और ऐसे चले थे तो भी आर डैश, यहाँ से ऐसे और ऐसे चले थे तो भी आर डैश, तो आर डैश फिक्स है। एक बार क्या बना ए प्लस बी, एक बार बना बी प्लस सी, लेकिन दोनों में एक बार इसमें ए ऐड होगा एक बार सी, वही तो किए हैं हमने ए प्लस बी, फिर उसमें क्या ऐड हो रहा है सी, अगले में ए ऐड हो रहा है बी प्लस सी के साथ। तो क्या इन दोनों में कोई फर्क हुआ नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट हर बार आर डैश वही आ रहा है जो आना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सहचर्य का नियम, मतलब साथी बदल देने से रिजल्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, मतलब एसोसिएट अगर किसी और के साथ कर दो, ए को बी के साथ कर दो या बी को सी के साथ, तो उससे कोई फर्क रिजल्टेंट पर नहीं पड़ेगा, समझे। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हालांकि तुम्हें जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी। मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, हिंदी में क्या बोलेंगे सदिश योग का विश्लेषणात्मक विधि, ठीक है। तो इसके लिए हमें फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो फार्मूले को कैसे करेंगे देखना, हमने क्या बोला कि हमारे पास एक वेक्टर जो कि बी है और एक वेक्टर जो कि ए है, तो ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, इसका जो रिजल्टेंट है आर, ये इनके बीच से ऐसे निकल जाएगा, बोलो अगर हम लोग इसको पैरेललोग्राम बनाए तो ये ऐसे बनेगा, बोलो। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस ए को थोड़ा सा आगे इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इस ए को अगर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और इसको इससे मिला लेते हैं, एक मिनट रुकना ना, थोड़ा सा इसको छोटा रखते हैं, अब ठीक है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे कुछ कर दिया, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा आर है रिजल्टेंट, ठीक है, इसमें देखोगे तो हमने क्या बोला कि ए और बी के बीच का जो भी एंगल होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग थीटा, और कैसे हमने बताया था कि बी और ए दोनों का टेल हमेशा ज्वाइन होना चाहिए तो ही हम लोग थीटा लेंगे, अगर एक का हेड है दूसरे का टेल है तो थीटा नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ए और बी के बीच का जो भी एंगल है वो क्या है थीटा, तो हमें तो एंगल ए और आर के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो इसको क्या मान लेते थे हम लोग अल्फा, तो ये एंगल क्या बचा, इसको हम लोग मानते हैं बीटा, जबकि बीटा एक्चुअल में क्या है थीटा माइनस अल्फा, यही होगा, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, बीटा इक्वल तो अगर हमसे एंगल पूछेगा ए से तो अल्फा बताएंगे,
अगर एंगल हमसे पूछता है बी से तो उसको बीटा बताएंगे, बीटा क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा। तो हमें थीटा पता होगा, उसमें अल्फा माइनस कर देंगे। अल्फा कैसे लाएंगे, अल्फा ज्ञात कर लेंगे। तो हमने क्या बोला कि ये इसको हम लोग पॉइंट मान लेते हैं ओ, ठीक है, इसको पॉइंट क्या मान ले रहे हैं हम लोग, ओ। और हमारा ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं एम, इसको एन, या इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले लेते हैं पी, ठीक है। हमारा ये पॉइंट हो गया। अब हमारे पास क्या क्या है, एक पॉइंट ओ है, एम है, एन है, पी है, इधर ए है और बी है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। बोलो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसको हमने क्या ले लिया, थीटा। भाई जो ये वही ये, क्योंकि दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो जो थीटा हमने लिया है, अब यहां से देखोगे तो हमारे पास एक अलग से ट्रायंगल या त्रिभुज बना हुआ है। वो त्रिभुज क्या है, एम एन पी। बोलो, हमारे पास जो त्रिभुज बना है वो क्या है, एम एन पी। तो हम लोग इसको अलग से करके देख लेते हैं। क्या हमारे पास जो त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार से है, ये एंगल थीटा, ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट है एन, और ये पॉइंट है पी। ये जो है हमारा, ये देखोगे इसके पैरेलल है। बोलो, ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, बी। तो इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, बी। बोलो, किसी को कोई डाउट। अब हम लोग यहाँ पर साइन और कास की वैल्यू, क्योंकि हमें निकालना क्या है, अल्फा। अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस का माना नहीं पता है, इसलिए इसका और इसका दोनों का वैल्यू निकाल देते हैं, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखना यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हिंदी में क्या बोलते हो इसको, लंब बटे कर्ण, यही बोलते हो। बोलो, तो लंब क्या है, ये है कि नहीं है, और कर्ण क्या है, ये। तो यहां से हमारे पास देखो साइन थीटा बराबर, लंब नहीं पता, कर्ण पता है, कितना, बी, और लंब क्या है, पी। तो यहां से हमारे पास पी बराबर, या कि फिर लंब एनपी ले लेते हैं, लंब एनपी है ना। तो यहां से देखोगे इसका क्या, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से एन पी इक्वल क्या आ गया, साइन थीटा, सॉरी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा आ गया। भाई एन पी यही तो हमको चाहिए था, वो कितना हो गया, बी साइन थीटा। कैसे, यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये क्या है, परपेंडिकुलर एन पी, हाइपोटेनस या कर्ण की वैल्यू कितनी है, बी। तो साइन थीटा बराबर एनपी बटे बी। तो एनपी बराबर इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो एनपी बराबर हो गया बी साइन थीटा। ये हमारे पास पहला चीज निकल के आ गया। दूसरा, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी इसके बटा ये। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। हिंदी में क्या बोलते हो, आधार बटे कर्ण, यही बोलते हो। बेस, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू नहीं पता, निकाल लेते हैं। तो यहां से हमारे पास आधार एम एन या एन एम बोल सकते हैं। तो हमने क्या बोल दिया, एम एन बाई ये है बी। किसी को कोई डाउट, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से एम एन इक्वल आ गया बी कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट। तो यहां से हमारे पास
परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू आ गई, हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता थी, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये था इसकी वैल्यू कितना, बी साइन थीटा, यही है ना, बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू बी कॉस थीटा, यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यू हमारे पास बी कॉस थीटा आ गई। तो अब हमारे पास आधार भी है यानी कि बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस या कर्ण भी है। तो हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट या परिणामी आर की वैल्यू, यही चाहिए। तो देखना तो हम लोग परिणामी ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। तो रिजल्टेंट आर, तो यहां पर देखोगे तो हमें रिजल्टेंट आर की वैल्यू चाहिए फार्मूले के रूप में। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या, ट्रायंगल ओ एम पी या ओ पी एन, नहीं एन तक ले लेते, ओ एन पी। तो हमने बोला त्रिभुज ओ एन पी में या इन ट्रायंगल ओ एन पी, ठीक है, दोनों एक ही मतलब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखोगे तो ओ एन पी में, ओ एन पी में हमारे पास क्या चाहिए, ये आर, ये आर कैसे मिलेगा, आर इक्वल हम लोग बोल सकते हैं यानी कि ओ पी, हमें कर्ण का मान चाहिए ना, तो कर्ण का मान कैसे ज्ञात करते हैं बताओ, यहां से हम लोग बोल सकते हैं ओपी, क्योंकि आर चाहिए तो आर क्या है, ओपी ही तो है, इसका क्या कर दे स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम तो पता है ना, इक्वल क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटे बेस का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, एन पी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, ओ एन का स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने दोनों को कर दिया, हमारे पास वैल्यू आर की चाहिए, हमारे पास एन पी और ओ एन की वैल्यू है, बोलो एनपी की वैल्यू है तो यार बी कॉस थीटा, एम एन की वैल्यू है, हमको क्या चाहिए ओ एन की, ओ एन कहां से मिलेगा, मिल जाएगा, पता है कैसे, यहाँ ओ से एम तक की वैल्यू कितना है ए, और एम से एन तक की वैल्यू हमें पता है कितना बी कॉस थीटा, तो ओ से एन तक की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी कॉस थीटा, नहीं आ गया। तो देखना हमारे पास ये क्या है आर, ये क्या है आर, तो आर का स्क्वायर इक्वल, आर का स्क्वायर एनपी का स्क्वायर, एनपी ये देखो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ एन, ओ एन, तो एम एन प्लस ओ एम, भाई ओ एम प्लस एम एन इक्वल क्या आ जाएगा ओ एन, ओ एन की वैल्यू क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट यहां तक, देखना इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल सॉरी प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये ए और ये पूरा बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको ओपन करते हैं तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए है तो क्या लिख देंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 ए की वैल्यू ए ही है, बी की वैल्यू क्या है बी कॉस थीटा, यही है। चलो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है इनको अब सॉल्व करते हैं,
तो देखोगे यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा है। तो इनको हम लोग क्या कर देते हैं एक साथ, इसको देखोगे तो हम लोग बी स्क्वायर, भाई इसके पास भी बी है, स्क्वायर है, इसके पास भी बी, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच गया इधर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और तुम्हें याद होगा जब हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाए थे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 1 के इक्वल। तो अब इसको हम लोग सीक्वेंस में या अरेंजमेंट करके क्या ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही तो हमारा परिणामी है। या इसको ऐसे भी कर सकते हो आर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पूरे का रूट, ये भी वही चीज है भाई, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आएगा ना, तो चाहे इसे याद रखो या इसे, दोनों एक ही चीज है। तो हमें आर ही तो चाहिए था। अब हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट इन्हीं फॉर्मूलों में रख करके सॉल्व करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, यानी सीधा सा सूत्र आ गया। हर बार इतना नहीं करेंगे, सूत्र ये है, इस सूत्र में हम लोग आंसर रखेंगे, काम खत्म। मतलब क्वेश्चन का जो भी वैल्यू होगा ए का वैल्यू ए की वैल्यू रख देंगे, आंसर जो आएगा वही लिख देंगे। समझे कि नहीं समझे? तो इसको लिख लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन 2 4 10। ये लिख लोगे भाई, ये फार्मूला और ये सेम ही है, क्योंकि हमने क्या बताया कि ये एक त्रिभुज हम लोग ले लिए, ये ओ, ये एन और ये पी।
तो हमारा जो पिछला डायग्राम था उसमें ये क्या है अल्फा, इधर वाला जो एंगल था वो क्या था बीटा, और ए और बी के बीच में टोटल एंगल कितना था थीटा। तो हमने बताया कि थीटा हमें क्या करेंगे, बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा कर दो, बीटा मिल जाएगा। तो हमारे पास a प्लस बी आ गया और ये np यानी b cos थीटा। तो tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस यानी b sin थीटा बटे a प्लस बी cos थीटा। तो हमने अल्फा कर दिया क्योंकि जो tan है इधर आएगा तो नीचे आएगा, नीचे से जब ऊपर लेंगे तो उसके पावर में क्या आ जाएगा माइनस का 1, इसलिए इसको क्या बोलते हैं tan इनवर्स या tan की पावर -1, जो है वही लिख देंगे। ये डायरेक्शन हो गया। बीटा से पूछे कुछ नहीं करना है, जहां जहां b है वहां वहां a कर दोगे। अगर तुमसे एंगल कहां से पूछे b वेक्टर से विथ रिस्पेक्ट टू b, ये कहां है a से एंगल अल्फा तो b से एंगल बीटा। तो अगर तुमसे b से एंगल पूछे कुछ नहीं करना है, जहां जहां b है वहां पर a कर दो, जहां पर a है वहां पर b कर दो। तो a है यहां पर, तो यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं b, सॉरी b था ना, तो यहां पर a कर देते हैं। यहां पर a है तो यहां पर b कर दो, यहां पर b है तो यहां पर a कर दो। तो हम बोल रहे हैं कि तुम लोग ये फार्मूला बस याद रखो ना, b sin थीटा डिवाइड a प्लस b cos थीटा, ये याद है। जहां पर b रहेगा वहां a करना, जहां a है वहां b। तो ये देखोगे तो जस्ट उसका उल्टा है, यहाँ पर a है यहाँ पर b है, यहाँ पर इसमें a है तो यहाँ पर b है। तो एक को इसको बस याद रखो, जहां पर b है वहां पर a कर देंगे, जहां पर a है वहां पर b। तो ये हो जाएगा एंगल कहां से b से। लेकिन इसके साथ साथ इसमें बीटा ओनली पूछा है ना, तो tan इनवर्स रहेगा, ये ध्यान देना। तो ये हो गया हमारा एंगल वेक्टर b से, समझे। क्वेश्चन लिखना, दो सदिश किसी बिंदु पर कार्यरत हैं, दो सदिश किसी बिंदु पर कार्यरत हैं, दो सदिश किसी बिंदु पर कार्यरत हैं जिनका परिमाण 10 न्यूटन है। दस न्यूटन है, तो परिणामी का मान ज्ञात कीजिए। तो परिणामी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, लिखना। टू फोर्स इच ऑफ मैग्नीट्यूड, टू फोर्स इच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। अच्छा, डायग्राम भी बना लेना क्वेश्चन का। हाँ, कहां तक लिखे तुम? टू फोर्स इच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एट ए पॉइंट, एक्ट एट ए पॉइंट, सो फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट। करो, कर लोगे? देखना, जो तुम्हें क्वेश्चन दिया है उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। वो बोला है कि दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड या परिणामी 10-10 न्यूटन का है, वो किसी बिंदु पर कार्यरत हैं, कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। तो हमारे पास दो फोर्स 10 न्यूटन 10 न्यूटन एक पॉइंट पे कार्य कर रहे हैं, कितने एंगल पर? 60 डिग्री पे। तो बोलता है इसका रिजल्टेंट आर क्या होगा, साथ में डायरेक्शन भी हमें बतानी है। तो हमने बोला कि अब हम लोग किससे करेंगे क्वेश्चन को?
फार्मूले से। तो आंसर रिजल्टेंट आर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग बी वेक्टर और इसको हम लोग मान लेते हैं ए वेक्टर। और ये क्या हो गया, थीटा, क्योंकि थीटा होता ही क्या है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अल्फा क्या होता है, वेक्टर ए और रिजल्टेंट के साथ एंगल। यानी कि अगर हम लोग इसका रिजल्टेंट ऐसे निकाल दें आर, तो ये जो एंगल होगा इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा ए और रिजल्टेंट के साथ एंगल है, बीटा रिजल्टेंट और बी के साथ एंगल है, थीटा ए और बी का एंगल है। समझे? तो हमारे पास फार्मूला, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितना, 10 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 100 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 200। लेकिन 2 इंटू 10 इंटू 10 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 2 से 2 कैंसल, 100 इंटू 100, तो ये भी कितना हो गया, सॉरी 10 इंटू 10 100। तो ये 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना आ जाएगा, 300। तो इसको अगर हम लोग रूट कर दें, क्योंकि आर इधर पे आ जाएगा, तो आर का जो स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10√3। यहां तक समझ आ गया सभी को? बोलो, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट आर। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन का जो फॉर्मूला होता है tan अल्फा, ए से हम लोग बात कर रहे हैं, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, b साइन थीटा डिवाइड a प्लस b कॉस थीटा। b साइन थीटा, b की वैल्यू कितनी है, 10 साइन 60 डिग्री डिवाइड a की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 10 कॉस 60 डिग्री। तो यहां से 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 डिवाइड 10 प्लस 10 कॉस 60 की वैल्यू 1/2। इसको इससे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 5। इसको इससे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 5। 10 प्लस 5 15, बोलो 10 प्लस 5 15, और ये कितना बचेगा, 5√2। तो यहां से आ कितना जाएगा, यहां से हमारे पास बचेगा 5√3 डिवाइड 15, यही आएगा। इसको इससे कट कर दो, कितना आ गया, 3। तो यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, √3/3। अब देखोगे तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं है। तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 3√3। तो √3 कितना हो गया, 3 डिवाइड 3√3। तो ये इससे कैंसल, tan अल्फा कितना आ गया, 1/√3। और ये tan की कितनी वैल्यू होती है, 30 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यहां से हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो tan अल्फा इक्वल tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसल, तो अल्फा कितना आ गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री, इस अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री। डायरेक्शन क्या बताएंगे, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज से 30 डिग्री, किधर, वर्टिकल की ओर। डायरेक्शन क्या बताएंगे, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, किधर, वर्टिकल या लंबवत, क्योंकि इधर जा रहे हैं ना, तो इधर क्या है, लंबवत। तो इसका डायरेक्शन क्या बता देंगे हम लोग, अल्फा 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल। हिंदी में क्या बोल सकते हो, क्षैतिज। ये तो जानते हो ना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। भाई ये रेखा जो होती है एक्स में, उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज, और जो वाई में होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, और जो अप टू डाउन होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर या ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल। नहीं आया, तो ये है क्वेश्चन का आंसर। कर लोगे?
पढ़ चुके? तो देखना क्वेश्चन तुम लोग अगर रीड कर चुके हो तो जो क्वेश्चन हमने दिया था उसका आंसर देखते हैं। वो हमें क्या बोल रहा है कि जो फोर्स है F1 और F2, ठीक है, इनका रेशियो हमें दिया है कितना, 3:5, यानी कि F1 को हम लोग मान लेते हैं 3x और F2 को मान लेते हैं कितना, 5x। बोलो कोई दिक्कत? फिर वो बोलता है कि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा, और वो थीटा कितना है, 60 डिग्री। यही बोला है। हमें ज्ञात क्या, सॉरी, आर की वैल्यू उसने दिया हुआ है, रिजल्टेंट आर, ये कितना है, 28 न्यूटन। आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 28 न्यूटन। हमसे पूछा क्या है, ये जो फोर्स है F1 और F2 उनकी वैल्यू क्या होगी। वो हमें रेशियो दिया था, इनका इंडिविजुअल वैल्यू पूछ रहा है। हमने इसको मान लिया 3x, इसको मान लिया 5x, क्योंकि उसने इनका रेशियो दिया हुआ है। तो चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोला है। तो हमारे पास जो फार्मूला है, रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो, ए कितना ले लिए, 3x का स्क्वायर, बी 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस कितना, 60 डिग्री। बोलो, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस इसको करो 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 15x स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये 2 से ये 2 निपट लेगा। बोलो, ये और ये कितना हो जाएगा, 15x स्क्वायर, 25 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 40, 40 प्लस 9 49, सभी में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहेगा। तो यहां से बोल सकते हैं r स्क्वायर इक्वल 49x स्क्वायर। बोलो, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट, तो r इक्वल रूट 49x स्क्वायर। तो x को बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 49, और 49 किसका रूट होता है या किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो यहां से हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई, 7x। स्क्वायर कहां से आएगा भाई, स्क्वायर थोड़ी आएगा, स्क्वायर को तो बाहर करेंगे तभी तो x आएगा। तो हमारे पास यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई, 7x। और देखोगे तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है r की वैल्यू कितना, 28। तो यहां से क्या x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर r वो देखो दिया है कितना, 28 इक्वल 7x, 7 4 जा 28, 7 चौके 28। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो इसमें पुट कर दो। तो यहाँ से 3 इंटू 4 इक्वल 12 न्यूटन, 5 इंटू 4 इक्वल 20 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू 12 न्यूटन, F2 की वैल्यू 20 न्यूटन। बोलो, किसी को कोई डाउट, कर लोगे, लिख लो।